तेरे को मैं समझा रहा हूँ। रोज दारू पी के लपड़ा कहता है। अरे सर क्यों झगड़ा करते हो डेली के डेली दारू पी के? साहब 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 उधर एक आदमी का पैर पड़ा है साहब। कहाँ? सब उधर है, चलो। किसने देखा था? सर इसने। साहब इधर मारामारी चल रही थी, वो देखने के लिए मैं इधर से आ रहा था तो ये पैर दिखा मेरे को। बूढ़े ये तो एक ही पैर है। मुझे लगता है इसके और बॉडी पार्ट ट्रैक के आसपास बिखरे होंगे। एक बार चेक करना पड़ेगा। 21 फरवरी 2014 को मुंबई पुलिस को बोरीवली और कांदीवली के बीच में एक आदमी का कटा हुआ पैर मिला। शरीर के बाकी हिस्सों की जांच पुलिस ने जी जान से शुरू कर दी। बोरीवली से विरार के अलग अलग स्टेशंस के बीच ट्रैक के पास शरीर के बाकी हिस्से मिले सिवाय सर के। जिसने भी ये कत्ल किया था उसने पूरी कोशिश की थी कि इस आदमी की शिनाख्त ना हो पाए और इसीलिए उसने उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए थे। पुलिस के लिए एक बिना चेहरे की लाश एक मुश्किल, एक पहेली हल करने के बराबर थी। आखिर कौन था यह आदमी जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था और क्यों? किस कदर उस इंसान को इससे नफरत रही होगी जिसने इसे मारा? या शायद वो दिमागी रूप से बीमार होगा। वो जो भी था बहुत शातिर था, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और वो अपनी छानबीन में जुट गई। सर ये सभी टुकड़े एक ही बॉडी के हैं और इसकी मौत तकरीबन 2 से 3 दिन पहले हुई है। इसकी बॉडी से ऐसा कुछ मिला है जो हमें इसकी पहचान ढूंढने में मदद कर पाए? मिला है सर। इसके इस हाथ पर एक सर्जरी की गई है, एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी, और उसके सीरियल नंबर से आपको ये पता चल सकता है कि ये सर्जरी कब परफॉर्म की गई थी, किसने कहाँ किस पर परफॉर्म की थी। क्या नंबर है उसका? सर नंबर है CKR 00114201। इंस्पेक्टर, ये जॉइंट सर्जरी 4 दिसंबर 2011 की है और पेशेंट का नाम है मिस्टर संतोष सातोस्कर। डॉक्टर क्या मुझे संतोष सातोस्कर का एड्रेस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, बस उसके लिए आपको रिसेप्शन जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ये किधर रखा है मैंने? लिख पाऊं। भाई मिर्ची 200 रुपए किलो हो गई है, रोज चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? 200 रुपया हो गया, खाना तो पड़ता ही है ना। लेकिन जरा सब्जी देखना का। आई जल्दी करना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। देख मुझे 2 ही हाथ है, समझा ना? 2 हाथों से जितना हो सकता है उतना जल्दी ही कर रही हूँ। आई सुनना। हाँ काय रे? ले ये चेक साइन करके दे। और सुन, वो अपने 3-4 कस्टमर्स है ना, उन्होंने डब्बा कैंसिल करने को बोला है। क्यों? तू रोज एक ही भाजी भेज देती है उनको। अरे दूधी खा के थक गए वो लोग। अभी तूने ही बताया ना मुझे, मिर्ची का भाव क्या हो गया? 200 रुपया किलो। हम उनसे जितना पैसा ले रहे हैं ना उतने में यही परवड़ता है क्या? मेरे ताट में से उनको खाना खिलाऊं क्या? चल ले ले पकड़। आई सुन ना, मेरे पास ना बिजनेस के लिए मस्त आइडिया है। ये देख, तो बिजनेस का जो आइडिया है ना तेरे दिमाग से निकाल दे। अभी तेरी उम्र नहीं है, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? कीर्ती याला डबे देत गा भरून। लगेचच काहीतरी डोक्यात शिरत राहतं। संभाळ। हमें एक आज तेरा खर्चे का। आई संभाल के जा। चल चल चल, बहुत काम। क्या ये संतोष सातोस्कर का घर है? आई क्या रे? जा तू चिंता मत कर, कॉलेज को देर हो रही है ना तेरे को। जा। हाँ आपके लिए एक बुरी खबर है। हमें संतोष सातोस्कर की लाश मिली। क्या सब? लेकिन
उनको मर के अभी 1 साल हो गया है। क्या? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है बोर्डे कि एक आदमी 2 बार मरे? आपने रिप्लेसमेंट नंबर तो ठीक से दिया था ना? हो सकता है कि रिप्लेसमेंट नंबर की वजह से ये गलत जानकारी मिली हो। फिर से एक बार चेक करो। डॉक्टर चौहान, ये संतोष सातोष सर की सर्जरी किसने और कब की थी? इनकी सर्जरी मैंने की थी, लेकिन काफ़ी टाइम बीत गया इसलिए कुछ क्लियरली याद नहीं है। सर मुझे लगता है ये सातोस्कर फैमिली झूठ बोल रही है। सर ये कैसे मुमकिन है कि संतोष सातोस्कर 1 साल पहले मरा है और हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 15 दिन पहले फिर से मर गया? ये संतोष सातोस्कर का सर मिलता तो पहचान आसानी से हो जाती, लेकिन बोर्डे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ये सातोस्कर फैमिली का झूठ पकड़ने के लिए, ताकि ये साबित हो सके कि लाश वाकई संतोष सातोस्कर की ही है। एक काम करो बोर्डे। आपके पिताजी क्या काम करते थे? साहब वो वाटर प्रूफिंग का काम करते थे और उन्हें काम की वजह से बहुत घूमना पड़ता था। उस दिन भी वो शहर के बाहर काम से गए हुए थे, रात को आने वाले थे कि हाँ मैं ही अथर्व बोल रहा हूँ। अरे क्या हुआ? अरे टीवी क्यों बंद कर दिया? अरे मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा था ना। आई क्या? बाबा की ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? और 2 दिन बाद में हमें उनकी लाश मिली और यही पास में शमशान में हमने उनका अंतिम संस्कार किया साहब। ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो लाश तुम्हारे पिताजी यानी संतोष सातोस्कर की ही है? साहब लाश बहुत ज्यादा जल चुकी थी। रेलवे ने बर्थ के रिकॉर्ड से सबकी पहचान की थी और बाबा की सीट पे ही उनकी लाश मिली थी। तुम्हारे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ही ना? जी हाँ साहब। उसकी एक कॉपी और संतोष सातोस्कर का एक फोटो हमें चाहिए। लाता हूँ सर। सब मैंने आपको पहले ही बताया ना, उनको गए हुए 1 साल हो गया अभी, और अभी आज आप पूछताछ कर रहे हैं। वो तो मैंने पिछली बार भी सुना था। क्या जमाना आ गया, गड़े हुए मुर्दों की भी छानबीन करती है पुलिस आजकल। लीजिए साहब, ये उनका फोटो और ये। लगी तो नहीं? नहीं साहब। रिका में ये अथर्व के सिर का बाल है, डीएनए टेस्ट के लिए भेज देना। पिछले साल ही संतोष की मौत हुई ट्रेन एक्सीडेंट में। साहब बड़ी हिम्मत वाली औरत है अलका। आदमी के जाने के बाद बड़ी मेहनत से डब्बे का बिजनेस जमाया उसने। अभी देखो ना, आजू बाजू में जितनी भी कंपनी है, ऑफिस है, उधर इसी का डिब्बा जाता है। मालूम नहीं इंश्योरेंस का कितना पैसा मिला है, मगर इतना मालूम है कि इंश्योरेंस का मोटा पैसा मिला है। पैसा तो सब झगड़ा भी खड़ा करता है ना। रोज दोनों भाइयों में इंश्योरेंस के पैसे की वजह से झगड़ा होता था, मारामारी होती थी। एक दिन तो अलका जी को बीच बचाव करना पड़ा। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और कितने दिन शुरू में कि डब्बे वाली क्या औलाद दूं? किधर से लाऊं हिस्सा? पैसा होगा तो होगा ना हिस्सा। ये शेरनी मत लगा तू। इंश्योरेंस के पैसे में मेरा भी हक है, मुझे भी अपना बिजनेस खड़ा करना है। बोलना पैसा नहीं है, समझता नहीं तेरे को? जा ले जिसके पास बड़ा हिस्सा। मुझे पता है सारा पैसा तू ही हड़पना चाहता है। बताऊं तुझको मैं? तू मत बता मेरे को। ए अथर्वा, क्या रे? अरे क्या चल रहा है? कुछ शर्म है तुझे? बड़ा भाई होके छोटे पे हाथ उठाता है। तू जा, उसको लेके जा अंदर। अरे जा तू रे। तुझे इतना जल्दी बड़ा होने का है? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे तो तू इतना? क्या है आप लोगों का? क्या है? किसी के घर में कुछ हो जाए तो आ गए अपने झांकने। जाओ, यहाँ क्या सर्कस चालू है क्या? सर हमने रेलवे में और पड़ोसियों से पूछताछ की तो यही बात पता चली कि वाकई में संतोष सातोस्कर 1 साल पहले ही गुजर चुका है। डेथ सर्टिफिकेट भी झूठा नहीं है। और एक बात पता चली है सर,
संतोष सातोस्कर का 25 लाख का इंश्योरेंस था जो क्लेम में उसके फैमिली को मिला और रेलवे की तरफ से एडिशनल 5 लाख रुपए भी मिले। इन्हीं 30 लाख रुपए की वजह से उसके बेटों में काफी झगड़ा हुआ करता था। इसके अलावा किसी के ऊपर शक करने की कोई वजह नहीं है। नहीं, लेकिन बोर्डे, इंश्योरेंस का पैसा मिलना या उसके लिए झगड़ा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए हम किसी को उठा सके या फिर सस्पेक्ट बना सके। और अभी तक यह भी साबित नहीं हुआ है कि वो लाश वाकई में संतोष सातोस्कर की ही है। सर आरनाला बीच पे एक आदमी का कटा हुआ सर मिला है। ये सर इसी बॉडी का है जिसके टुकड़े आपको मिले और इसके सर को बार बार जोर जोर से पटक पटक कर इसे मारा गया है और मारने के तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद इसके टुकड़े किए गए हैं, वो भी किसी तेज धारीदार चीज से। अगर वो डेड बॉडी संतोष सातोस्कर की ही थी तो वो 1 साल पहले कैसे मर चुका था? और अगर नहीं तो ये आदमी कौन था? संतोष सातोस्कर के घर वालों पड़ोसियों से की गई पूछताछ को, डेथ सर्टिफिकेट को झुटलाया नहीं जा सकता था। पुलिस की अब सारी उम्मीदें टिकी थीं अथर्वा और डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट पर, जो अगर उनके हक में आ जाती तो पुलिस की कई मुश्किलें आसान हो सकती थी और वो पुलिस तहकीकात को एक दिशा दे सकती थी। सर डीएनए रिपोर्ट भी आ गई है और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक अथर्व के डीएनए और डेड बॉडी के डीएनए मैच कर रहे हैं। मतलब लाश संतोष सातोस्कर की ही है। फिर वही बात, एक आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? और एक बात पता चली है सर संतोष सातोस्कर की जो फोटो हमने महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में मेल करवाई थी, उसका नासिक पुलिस स्टेशन से रिप्लाई आया। उनका कहना है कि सेम इसी शक्ल के आदमी की मिसिंग कंप्लेंट वहां पर दर्ज है, लेकिन उसका नाम संतोष सातोस्कर नहीं है, ललित गायतोंड है। उसी शक्ल का आदमी नासिक में भी था। बोर्डे, कंप्लेंट करने वाले को जल्द से जल्द लाश की शिनाख्त के लिए बुलवा लो। इस केस के तार एक नहीं, शायद कई जगह बिखरे हैं। ओके सर। साहब, ललित मेरे पति थे। शादी कब हुई थी आप दोनों की? 11 मार्च 2013 को हमने शादी की थी। आप दोनों की पहली बार मुलाकात कब हुई थी? कुछ 1.5 साल पहले। ललित किसी काम के लिए नासिक आए थे तब। वो मर के अभी 1 साल हो गया है। हम रोज एक दूसरे से मिलने लगे और फिर पता ही नहीं चला कि कब फिर हमने शादी कर ली। मुझे डर था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मालूम था मतलब? साहब, वो मेरे पहले पति है ना, वो ललित को धमकी देते थे, मार डालेंगे, सबक सिखाएंगे। क्यों मार डालेगा? किस लिए सबक सिखाएगा? साहब, वो ललित से बहुत जलते थे, चिढ़ते थे उनसे, रोज आके ललित के साथ झगड़ा करते थे, झूठा धोखेबाज कहते थे उन्हें। ए भाई आया ललित। अरे गायतोंड है, हाँ पूरा नाम है ना ललित गायतोंड है। अरे क्या हो? देख, तुम लोग कावेरी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं समझा ना? अरे मुझे पता है तू कितना मक्कार आदमी है। ये देख, अभी भी वक्त है यहाँ से निकल जाओ, वरना ना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझना कि नहीं? दुष्यंत, छोड़ो मुझे। छोड़ो उन्हें, दुष्यंत। कावेरी, तुम्हें पता नहीं है कितना फ्रॉड आदमी है वो जैसे भी है मुझे चलेंगे। तुम निकल जाओ यहाँ से। अरे लेकिन तुम बख्श दो हमें, निकल जाओ। चल निकलो। कावेरी, बहुत ज्यादा पट्टी पढ़ाई है ना इसको। देख, तेरी सारी चर्बी मैं उतारूंगा, देख लेना तू। तुमने उसकी पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? साहब, ललित बहुत शरीफ आदमी थे,
वो घर का झगड़ा पुलिस में नहीं ले जाना चाहते थे और उनके रियल एस्टेट के काम में भी कुछ टेंशन चल रही थी। उनका बाहर गांव आना जाना लगा रहता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरी माँ बीमार पड़ गई। उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसकी भी बहुत टेंशन थी। इस बार ललित मेरी माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने ही बाहर निकले थे। मुझे पक्का यकीन है साहब, दुष्यंत ने ही कुछ किया होगा और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। रियल एस्टेट के काम के लिए वो शहर से बाहर क्यों जाता था और कितना कमा लेता था? सब पैसे का कुछ पक्का नहीं था। शुरू में तो लाखों कमा लेता था, लेकिन फिर काम कम हो गया तो लाखों से 1000 पे आ गया। ललित का काम ठीक नहीं चल रहा था। ललित को बहुत टेंशन थी। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन हो सकता है आपको वापस आना पड़े। पवार मैडम, लेके जाइए इन्हें। इनके और दुष्यंत के फोन नंबर्स, बैंक डिटेल्स सब ले लो। एक आदमी जो 1 साल पहले मर चुका है, नासिक में कावेरी के साथ 1 साल से रह रहा था। फिर पुलिस को उसकी लाश टुकड़ों में मिलती है, जिसे कुछ 15 दिन पहले मारा गया है। एक आदमी जिसकी 2 बीवियां, 25 लाख की इंश्योरेंस की रकम, दूसरी बीवी का पहला पति जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोर्डे, इस केस में कुछ नहीं, बहुत कुछ खुलना बाकी है। एक काम करो, तुम यहां रहकर संतोष सातोस्कर की असलियत पता करो और मैं नासिक जाकर दुष्यंत और ललित की खबर निकालता हूं। ये दुकान आपकी है? जी हाँ सर। क्या किया था ललित ने? सर वो ललित एक नंबर का फ्रॉड और झूठा आदमी था। उसने मेरा घर तोड़ा, मेरी शादी तोड़ी और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का है कि उसने कावेरी को मुझसे छीना। लेकिन सर उसके लिए मैं उसकी जान नहीं ले सकता सर। तुम कैसे कह सकते हो कि वो झूठा और फ्रॉड था? सर देखिए ना, अभी वो अपने आप को स्टेट एजेंट कहलाता, लेकिन ये एरिया में उसके नाम पे एक भी एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ तक कि उसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है। वो जो मोबाइल यूज करता था वो भी मेरी बीवी के नाम पे था सर, कावेरी की। और उसने कावेरी को अपने पिछली जिंदगी के बारे में, परिवार के बारे में कभी कुछ पता नहीं लगने दी। मुझे तो पूरा डाउट था सर उसका कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। जैन सर, सर हमारा शक सही निकला। संतोष ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपने मरने का झूठ मूठ नाटक किया और जैसे ही इंश्योरेंस के पैसे हाथ लगे उसके एक ही हफ्ते में उसने कावेरी के साथ शादी की। और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कावेरी और अथर्व में कई बार फोन पर बात हुई है। संतोष गायब होने के 2 दिन पहले भी। बोर्डे, तुमने सातोस्कर परिवार और कावेरी के अकाउंट डिटेल्स वगैरह चेक किए? कुछ हाथ लगा वहां से? यस सर। सर अभी ये इत्तेफाक है या प्लानिंग, ये तो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि गए साल 14 मई को अथर्व ने अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले और ललित ने 15 मई को कावेरी के नासिक वाले अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए। और ये इत्तेफाक कई बार हुआ है सर। फिर तो पूरे चांसेस है कि ये इत्तेफाक नहीं, प्लानिंग हो। बोर्डे, तुमने कावेरी से अथर्व के कॉल के बारे में पूछताछ की? यस सर। इस नंबर को पहचानती हो? तुम्हारे मोबाइल से इस नंबर पर कई बार फोन किया गया है। ये नंबर अथर्व सातोस्कर का ही है ना? नहीं साहब, मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती और इस नंबर पर मैंने कभी फोन नहीं किया। ये अथर्व का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस कत्ल के साथ। एक काम करो, अथर्व को पुलिस स्टेशन की सैर करवाने के लिए बुलाओ। यस सर। देखो, हमारे पास सबूत है कि तुम्हें पता था कि संतोष जिंदा है, बल्कि तुम्हारी उससे बात भी होती थी। इंश्योरेंस का पैसा भी इधर उधर हुआ है। अब बिना चालाकी किए सब कुछ अपने मुंह से बता दे, क्योंकि अगर हम उगा लेंगे तो तेरी ये चालाकी और शराफत धरी के धरी रह जाएगी। फ्रॉड तो तुम कर ही चुके हो, फिर अपने बाप को क्यों मारा? साहब मैंने अपने बाबा को नहीं मारा और मैं अपने बाबा को क्यों मारूंगा साहब? बल्कि मरने के बाद इंश्योरेंस का पैसा लेने का आइडिया भी उन्हीं का ही था साहब। हमको भी मालूम है कि यह समय नहीं है बात करने का, पर क्या करें, पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। धंधा धंधे की जगह है,
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुछ समय और दे दीजिए, हम लोग आपका पैसा चुका देंगे साहब। बाबा की मौत को अभी कुछ ही वक्त हुआ था, सब लोग अभी सदमे में ही थे कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो हेलो, मेरे पास एक खबर है तुम्हारे बाबा के बारे में। बाबा, बाबा आप जिंदा हैं? तो फिर वो कौन था जिसे हमने? जिसका तुमने अपना बाबा समझ के अंतिम संस्कार कर दिया था, वो आदमी था जिसको मैंने अपनी टिकट दे दी। मेरा मुंबई आना कैंसिल हो गया, लेकिन उसको किसी भी हालत में मुंबई पहुंचना था, इसलिए वो मेरी बर्थ पे जाके सो गया। बाबा अगर आप जिंदा थे तो फिर घर पे क्यों नहीं आए? देखो बेटा, मेरे मर जाने में ही सबका फायदा है। पेपर्स में तो मैं वैसे भी मर चुका हूं। अथर्वा बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। देखो, मैंने अपनी 25 लाख की लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी निकलवाई थी। अलका और तुम दोनों जाके उस पर क्लेम करो और हम दोनों वो पैसा आधा आधा बांट लेंगे। देखो बेटा, तुमको वैसे भी बिजनेस ही करना था, तो तुम लोगों का उधार चुका के अपना बिजनेस करो और मुझे अपनी नई जिंदगी में खुशी से रहने दो। बाबा लेकिन देखो बेटा, अब मैं वैसे भी अलका की जिंदगी में वापस लौट के कभी नहीं आऊंगा। साहब, मुझे बाबा की बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाबा किसी भी हालत में वापस लौटने को तैयार नहीं थे, और फिर मुझे भी बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत थी। बस इसी लालच में मैंने बाबा को हाँ कर दिया। आई बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। कभी कभी तो लगता था कि उन्हें सच बता दूं कि बाबा जिंदा है, मगर मेरे लालच ने मुझे हमेशा रोक लिया। और फिर मैंने हर महीने आई से चेक पे साइन करवाना शुरू कर दिए और बाबा को उनका हिस्सा देता रहा। आई, वो मैं क्या कहता ना कि इंश्योरेंस का पैसा तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, तो बाबा को जिन लोगों को पैसा देने का ना, हम उनको पैसा दे के नक्की करते हैं, वरना बाबा के जाने के बाद भी लोग उन्हें गालियाँ और ताना देंगे। चल आता हूँ आई। अपना हिस्सा लेने के बाद बाबा का कुछ पता नहीं था, और पिछले कुछ महीनों से बाबा फिर से पैसे मांगने लगे, बल्कि पिछले महीने से तो हर दूसरे तीसरे दिन पैसे की डिमांड करने लगे। अब आप ही बताइए मैं कहाँ से लाता इतने पैसे? इसलिए मुझे बाबा को साफ बोलना ही पड़ा। बाबा, 12 लाख से ज्यादा दे चुका हूं अब तक आपको, कहां से लाऊं रोज पैसा? अभी 3 दिन पहले ही आपको पैसा दिया था, और ये क्या है कि हर दूसरे तीसरे दिन आप मुंबई आ जाते हैं? किसी ने देख लिया ना तो जेल की हवा खाना। फिर मुझे मत सिखा जेल की हवा। अगर मैं जेल गया ना तो साथ में तू भी जाएगा, क्योंकि तू मेरा इंश्योरेंस का पैसा खा के बैठा है, समझा? जेल की हवा। एक और बात, मुझे अभी के अभी 50,000 चाहिए अर्जेंट। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक पैसा नहीं मिलेगा। अब तुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं नहीं जानता, मुझे पैसा चाहिए अभी अभी, बस। ठीक है, फिर मुझे एक रात की मोहलत दीजिए। बड़ी रकम है, जमा करने में टाइम लगेगा, तब तक आप हमारे गोडाउन में रहिए। एक रात मतलब सिर्फ एक रात, याद रखना। मैं बहुत डर गया था साहब। अगले दिन ही मैंने आई से चेक पे साइन करवाए, बैंक जाके पैसा निकाला और गोडाउन पहुंच गया। बाबा,
मुझे बाबा के लिए बहुत डर लगा था साहब, और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। इतना सारा खून कहाँ से आया, क्यों आया, और बाबा कहाँ चले गए साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है या नहीं, इस बात का पता हम लगा ही लेंगे, लेकिन तुमने उसके साथ मिलकर जो फ्रॉड किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चल अब ये बता, ये तेरा गोडाउन कहाँ पे है? घोड़े, संतोष ने जिस पैसे के लिए अपने बेटे के साथ मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग की, हो सकता है कि उसी पैसे के लिए फैमिली के और लोग भी इस प्लानिंग में शामिल हो। सब पे नजर रखो। कातिल का अब तक तो कोई सुराग मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है जल्द से जल्द वो हाथ आएगा। अच्छा, तुमने कत्ल के वक्त अथर्व की फोन लोकेशन चेक की? हाँ सर, उसकी फोन लोकेशन घर की ही दिखाई दे रही है। बाकी घर वालों की भी चेक करो। यस सर। अथर्वा के बयान और बैंक डिटेल्स की माने तो यह सारा खेल इंश्योरेंस के पैसों के लिए खेला गया था, और एक आदमी जो मर चुका था उसे फिर से मारा गया था। यह साबित हो गया था कि गोडाउन में मिला खून संतोष का ही था, और खून जिस मात्रा में मिला था उससे यह भी साबित हो रहा था कि संतोष को वहीं मारकर उसके टुकड़े किए गए थे। संतोष उर्फ ललित का कातिल कौन था इसका पता नहीं लग पाया था, पर उसका पूरा परिवार पुलिस के शक के घेरे में था। आखिर कौन था उसका कातिल? पुलिस के शक की सुई अथर्वा, दुष्यंत और कावेरी पर थी, लेकिन कोई और भी था जो अब तक पुलिस की आंखों से ओझल था, और संतोष के कत्ल के लिए उसके पास मकसद भी था। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक संतोष की मौत दीवार पर बार बार सर पटकने से हुई है, और मुझे लगता है कि यह कत्ल अथर्व ने किया होगा, क्योंकि जो बेटा अपने बाप के इंश्योरेंस के पैसे खा सकता है वो उसकी मौत साबित करने के लिए उसे मार भी सकता है। बोर्डे, संतोष को मारने का मकसद सिर्फ अथर्व के पास ही नहीं, कावेरी और दुष्यंत के पास भी है। हो सकता है कि कावेरी को इस बात का पता चल गया हो कि संतोष ही ललित है, या फिर दुष्यंत ने अपना घर टूटने का बदला लेने के लिए उसे मारा हो। बोर्डे, एक और नाम है जिसके पास संतोष को मारने का मकसद हो सकता है। किसका? कौन सा नाम सर? संतोष की पहली पत्नी अलका। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि इस केस में पहले से ही उसका रवैया कुछ अलग है, और गोडाउन में हमें जो टूटी हुई लाल चूड़ी मिली थी, ठीक वैसे ही चूड़ी तफ्तीश के दरमियान मैंने उसके हाथ में देखी। गड़े हुए मुर्दों की भी छानबीन करती है पुलिस आजकल। बोर्डे, अलका को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाओ। शायद यही वो कड़ी है जिसे आज तक हमने जोड़ के कभी देखा ही नहीं है। ओके सर। सर, ये वही रजिस्ट्रेशन की फाइल है, इसके अंदर। सर, अलका मैडम को लेके आए। काफी मजबूती से बांध रखा है तुमने अपने घर परिवार को। देखकर लगता है कि तुम पर कभी किसी बात का असर होता ही नहीं होगा। क्यों नहीं होता है ना सर? ये मजबूती है या दुख? दुख इस बात का कि जिस इंसान की विधवा बनकर तुम जी रही हो वो 20 दिनों पहले तक जिंदा था, एक दूसरी औरत के साथ रह रहा था। इस बात का तुम्हें पता चल गया। पता चलते ही तुम्हारा यह दुख इस कदर गुस्से और बदले की भावना में बदल गया कि तुमने उसे सचमुच ही मार डाला। एक झूठ मूठ की विधवा से सचमुच की विधवा बनना तुमने मंजूर कर लिया। बोलो, सही है ना? इसी वजह से मारा ना तुमने उसको, या कोई और वजह थी? हाँ, इसी वजह से मारा उनको। उसकी झूठी मौत का सच्चा नाटक तुम्हें कैसे पता चला? अभी कुछ दिन पहले ही, जब वो ले इधर साइन कर। आई, चेक साइन करने से पहले भाव को पूछ तो सही, हर दूसरे दिन किस बात का चेक साइन करवाता है तुझसे? अरे अथर्वा, मैं भी तुझे वही पूछने वाली थी। परसों ही तूने एक चेक साइन करवाया था ना, इतना किसका पैसा देने का है रे? आई, इसने तुझसे कहा, तूने मुझसे पूछ लिया। विश्वास नहीं तुझे अपने बेटे पे? अरे अभी देर हो रही है, आके बताता हूँ तुझे। अथर्व ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया,
तभी मुझे उस पर शक हुआ। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उनको जिंदा देख के मुझे जो खुशी होनी चाहिए थी, वो खुशी एक पल में खो गई। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उनको मेरी जरूरत नहीं है, उनको तो इंश्योरेंस के पैसों की जरूरत थी। और फिर मैंने ठान ली कि इनको मैं सबक सिखाऊंगी। घर पे आके मैंने सब लोगों को झूठ बोला कि मेरी एक सहेली है, वो बीमार है, इसके लिए उसके गांव जा रही हूं करके। मैंने उनका पीछा किया नासिक तक। वहां जाके देखा तो वो किसी और औरत के साथ रहते हैं। मतलब मुझे छोड़ के जाने में उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। उसके बाद मैंने अथर्व के चेक साइन करवाने का इंतजार किया। 2 ही दिन में उसने मेरे से चेक साइन करवाया। मैं समझ गई कि वो आ गए हैं, और आए हैं तो गोडाउन में रुकेंगे। इसके लिए अथर्व के जाने के पहले ही मैं वहां गोडाउन में पहुंच गई। जैसे ही अथर्व वहां से निकल गया, मैं अंदर गई तो वो बहुत हैरान हो गए मुझे वहां देखकर। मैंने उनके साथ बात करने की कोशिश की। मैं बात कर रही थी लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहते थे। फिर हमारी बात बहस तक पहुंची, हमारा झगड़ा शुरू हुआ और मैं गुस्से से बहुत पागल हो गई थी। मैंने गुस्से में आकर फिर उनको मारा, उनको मैंने काट दिया और फिर उनके टुकड़े करके मैंने फेंक दिए। कैसे मारा तुमने उसको? मतलब किस चीज से मारा? वही गोडाउन में एक ऐसा डंडा पड़ा हुआ था, मैंने उससे मारा। और टुकड़े कहां फेंके? रेल की पटरी पे। बोले ये औरत झूठ बोल रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहता है कि मौत किस वजह से हुई थी? दीवार पर बार बार सर पटकने की वजह से। और ये औरत कह रही है कि सर पे डंडा मारने की वजह से मौत हुई है। इंसान के टुकड़े करने के लिए चाकू नहीं, चॉपर चाहिए, और साथ में ताकत भी। अब चाहे जितने टुकड़े करने के बाद डेड बॉडी का कुछ तो वजन होता ही है ना। इस औरत ने अकेले कैसे मैनेज किया होगा ये सब, और वो भी 10 स्टेशन के बीच फेंकने के लिए? झूठ बोल रही है ये, किसी को बचाने के लिए। वो एक काम करो, ये अलका के घर के आसपास वाले मटन वाले दुकानों में पूछताछ करो कि किसी ने 19 फरवरी को उनके दुकान में से कोई चॉपर भाड़े से लिया है या खरीदा है, या दोस्ती खाते में उठाया है क्या। ओके सर। कहाँ घर जा रहा है? हाँ। चल तुझे तेरे असली घर पर लेकर चलते हैं। देखा मैं क्या आला। ठीक से पहचानो, ये वही था ना जिसने तुमसे चॉपर खरीदा था? हाँ साहब, ये वही है साहब। चल बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे अपने मुंह से बोल,
क्यों मारा अपने बाप को? क्योंकि उन्होंने मेरे आई को धोखा दिया। मैंने अपने आई को देखा है रात रात भर बाबा के यादों में रोते हुए। तुझे पता कैसे चला कि वो जिंदा है? उस दिन मेरे दोस्त के घर में पार्टी थी, बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, खाना खाने के लिए बर्तन चाहिए थे, इसलिए मैं गोडाउन में गया बर्तन लाने के लिए। तब मैंने वहां पे बाबा को देखा। मैंने उनको देखा तो पहले मैं खुश हुआ, बाद में वो मुझे कुछ और ही समझाने लगे। हमें बेटा देखो, मेरी बात सुनो। अब तुमको पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा ना, बहुत पैसा दूंगा, पर किसी को ये मत बोलना कि मैं जिंदा हूँ, अपनी आई को भी नहीं। देख बेटा, मैं एक दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ बड़ी शांति से, और मैं उधर बहुत खुश हूँ। मगर मेरी आई खुश नहीं है ना, आपने मेरी आई को धोखा दिया, क्यों? जब उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने दूसरी शादी की है और आई को छोड़ के वो वहां बहुत खुश है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी आई को विधवा बना के तूने दूसरी शादी कर ली। अरे तेरे लिए मेरी आई रात रात भर चुप चुप कर रोती है, और तू दूसरी औरत के साथ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैंने ये सब घर जाके अपने आई को बताया। आई ने मुझे समझा के शांत किया और हम गोडाउन चले गए। आई देख मेरे हाथ से क्या हुआ। आई जानबूझ के नहीं किया मैंने। आई इसने तुझे धोखा दिया, ये सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए गलती से हो गया। सुन सुन सुन, तेरा बाप तो मेरे लिए 1 साल पहले ही मर चुका है, तो डर मत। मैं आई हूं ना तेरी। हाँ, हम एक काम करेंगे, तो डर मत। हम इनकी लाश का कुछ ठिकाना लगा देंगे, इनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अगर तुझे किसी ने भी कुछ पूछा ना तो मैं संभाल लूंगी, समझा ना? ये आदमी के वास्ते मैं मेरा घर टूटने नहीं दूंगी। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी तुझे। हाँ, सब संभाल लूंगी। मैंने अपने एरिया के मटन वाले से मटन काटने का चॉपर लिया और मैं और आई गोडाउन में गए। वहां मैंने बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी दिन मैंने वो टुकड़े ट्रेन में से अलग अलग जगह पे फेंक दिए। मैंने अपना फोन घर पे ही रखा था ताकि किसी को मेरे ऊपर शक न हो जाए। पैसे की चमक और उसका मोह इंसान को ऐसी गिरफ्त में ले लेता है कि उसे अपने रिश्ते, अपना परिवार तक दिखना बंद हो जाता है, और जो दिखता है उसे वो अनदेखा कर देता है। संतोष सातोस्कर और अथर्वा के साथ भी यही हुआ था। संतोष ने अपनी मौत का झूठ किसी मजबूरी में आकर नहीं बोला था, बस उस 25 लाख ने उसकी अकल पर पत्थर डाल दिए थे और उसकी जान भी ले ली। क्योंकि संतोष ने पैसे का मोह नहीं छोड़ा और अपने ही बेटे अमय को कातिल और अपनी पत्नी अलका को अपराधी और जीते जी एक विधवा की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। और दूसरे तरफ थी कावेरी, जो एक नरक से निकलकर एक झूठे मक्कार आदमी के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने के सपने देख रही थी। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि यह आदमी कौन है, कहां से आया है, जिसकी उसको सजा भी मिली। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आसान लगे वो आसान हो, सही हो। इंसान को जरूरत है अपने आप को भटकने से बचाने की, जिसकी लापरवाही अथर्वा ने बरती थी। अगर अथर्वा संतोष का सच अपने घर में बता देता तो इतने हादसे, इतनी जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती थी। पैसा जो आपकी मेहनत, आपके हक का ना हो, वो जिस रास्ते आता है उस रास्ते जाता भी है। अथर्वा को संतोष के साथ मिलकर फ्रॉड करने के लिए, अमय को संतोष के कत्ल के लिए और सबूत मिटाने के लिए, और अलका को भी सबूत मिटाने के लिए सजा हुई। आज क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में मेरा साथ दिया जानी मानी अभिनेत्री राधिका आप्टे ने। तो राधिका, आप क्राइम पेट्रोल के दर्शकों को अपनी फिल्म फोबिया के बारे में और अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। जरूर। 27 मई को मेरी फिल्म फोबिया रिलीज हो रही है, जो कहानी है महक की। आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास से भरपूर महक के साथ एक हादसा हो जाता है। वो हादसा उसके दिमाग पर इतनी गहरी चोट कर देता है कि वो हादसे के बाद वो घर में और घर के बाहर असुरक्षित महसूस करती है। वो डरती है घर में
और घर के बाहर भी। फोबिया का मूल आधार लड़कियों की असुरक्षा और उनके साथ होने वाले हादसे हैं। ये हादसे उनके व्यक्तित्व और जिंदगी को हिला कर रख देते हैं। क्या है महक का डर और क्या सच है उसके डर के पीछे, ये सारे राज तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी फिल्म फोबिया बहुत पसंद आएगी। आई एम श्योर सभी दर्शकों को आपकी ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो राधिका, क्राइम पेट्रोल के सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपकी फिल्म के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म हर स्तर पर सराही जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को नीतिगत या गैर नीतिगत तरीके से चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व वो घातक अवस्था है जो बड़े से बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है और आज का एक केस उस हकीकत को बयां करता है जो द्वंद्व के ऐसे ही अनर्थों का कारण बनी थी। ले आओ द्रुपद पुत्री को दुशासन, हम हैं बड़े भैया। दुशासन, तूने अगर पंचाली को हाथ लगाया तो तेरी दांत तोड़ दूंगा। भीम, तुम दास हो हमारे, नजरें नीची करो। हे बंसी वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे सर्वशक्तिमान, हमारे लाज बचाओ प्रभु, हमारे लाज। भैया जी, मास्टर जी सही बोले रहे। जिस चीरहरण का कांड है ना, महाभारत का कारण बना रहा। सही बोले रहे, ये औरत जात सभी लड़ाई दंगों का कारण है। अरे रावण का लंका भी तो इसीलिए जला था। अब पराया मर्द पराई स्त्री को छुएगा तो घमासान तो मचेगा ना। वो बात तो है। नजरें क्यों झुका ली? अब हमें कोई नहीं देखेगा। तुम्हारे साथ के लिए हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सब रेडी है? एक मिनट मैम। और जी सुपारी। मीडिया वालों को भी खिलाओ सुपारी, जुबान काबू में रहती है। अटल सिंह जी, समझ लीजिए हम अपने चैनल के लिए आपकी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी जबान आपकी शान में ही बोलेगी। और रिपोर्टर, जब आप जितनी खूबसूरत हो तो लोग सुनते कम देखते ज्यादा है। हमारा तो सुझाव ये रहेगा कि बाबूजी के प्रोफाइल में आप जितना कम दिखे उतना अच्छा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अटल सिंह जी उत्तर प्रदेश के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स ने गांव के कई बेरोजगारों को रोजगार दिया है। आज हम अटल सिंह जी और उनके परिवार के साथ उनके अनुभवों, उनकी पारिवारिक जिंदगी और रिश्तों से आपका परिचय करवाएंगे। तो अटल सिंह जी, सबसे पहले ये बताइए, आपकी सफलताओं के राज क्या है? हम तो अपने आप को सफल नहीं मानते।
हम आज भी बेहतर कल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैसा कल चाहते हैं आप? वैसा कल जहां इस क्षेत्र का हर व्यक्ति गर्व से कह सके कि वो सफल है। 18 साल पहले हम इस गांव के पंच प्रमुख थे, तभी से हमारे विचार इसी ओर अग्रसर हैं। और राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा यही नहीं है, बल्कि वो उम्मीदें जो आम आदमी अपने पूर्व विधायकों से कर रहा था, वो विधायक उस पर खरे नहीं उतरे। मतलब आप वो कर दिखाना चाहते हैं जो अभी तक इस क्षेत्र का कोई भी विधायक नहीं कर पाया? जी। दीदी, आपको डायबिटीज है ना? मिश्री छोड़िए, गिरारी उठा लीजिए। बड़े किस्मत वाले हैं हम, जो आपकी जैसी भाभी मिली है। हमारी एक सलाह मान लो, तुम भी मीठा चखना छोड़ दो। बहुत ही रसीली हो गई हो। ये है अटल सिंह जी के छोटे बेटे वीर प्रताप सिंह। वीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पिता के लिए? जी, हमारी शुभकामनाएं पिताजी के साथ। वो बीते 18 सालों का हिसाब जरूर चुकाएंगे, जैसा कि उन्होंने अभी कहा। और ये है अटल जी की बड़ी बहू ऋचा सिंह। ऋचा जी, एक निजी सवाल, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी, वो तो आपको हमारे पतिदेव से पूछना चाहिए। आप खूबसूरत तो है, लेकिन लगती गांव की ही है। वैसे आपको देखकर विश्वास नहीं होता कि आपने गुडविन कॉलेज दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की है। राज क्या है उन डिग्रीज का? करेक्शन, I'm no graduate. I hold an MA degree in political science. और यह है अटल जी की इकलौती बेटी मृदुला सिंह। मृदुला जी, अपने पति के स्वर्गवास के बाद आप अपने पिता के घर ही रह रही है, तो कैसा लगता है यहाँ? एक बेसहारा को अगर सहारा मिल जाए, और वो भी अपनों से, तो हर दुख सुख में बदल जाता है। और ये है अटल जी के बड़े बेटे, उनके उत्तराधिकारी केदार सिंह। केदार जी, क्या लगता है आपको, आपके पिता की इस चुनाव में जीत होगी? निश्चित जीत होगी। बाबूजी ने कभी हारना नहीं सीखा। हमारा भी। ये है मेरा वारिस सूरज और ये पोती स्वाति। महेश, नमस्ते साहब। जाओ। ठीक है सर। साला माथा खराब कर दिया था साले। तुमसे बहस कर रही थी, बताओ। बीवी है तुम्हारी, मुझसे तो जलेगी। और अब तुम भी उसे सुलगा दो, शादी कर लो मुझसे। एक मिनट, आंखें बंद करो। कैसा लगा? तुम तोहफा दे के बात मत टालो। और तुम जल्दी करके पूरी प्लानिंग की ऐसी तैसी ना करो। बाबूजी राजनीति में कदम रख रहे हैं, पूरा बिजनेस हमारे हवाले करके। एक बार बिजनेस हाथ में आ गया, फिर रानी तो तुम ही बनोगी हमारी। लेकिन तुम्हारी मृदुला दीदी भी कुछ कम पापड़ नहीं बेल रही। क्या मतलब? सुनने में आया है कि वो तुम्हारे फैक्ट्री के वर्कर्स से काफी मिल रही है, यहाँ तक कि उनकी बीवियों का भी काफी ख्याल रख रही है, ताकि उनके पति उन्हें अपना अन्नदाता समझने लगे। औरत है, औरत जैसे ही सोचेगी। क्या कहती हो? बढ़िया है ना भाषण? जी बढ़िया तो है बाबूजी, लेकिन शुरुआत इतनी प्रभावशाली नहीं है। शुरुआत की 2-4 लाइनें ना थोड़ी जमानी पड़ेगी। तो सोच कर रही हो, लिख दो कुछ बढ़िया सा, जमाए दो अच्छा सा, कुछ अच्छे से लिख दो बस। भैया जी, मेरे विचार से एक बार मृदुला बिटिया को भी पढ़ा देते। क्यों चाचा जी, हम पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, तुम पर तो पूरा भरोसा है। हमने राजनीतिक विज्ञान में MA किया है, राजनीति अच्छे से समझते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए ये मृदुला दीदी से ज्यादा जानते हैं। बाकी आप लोग जैसा ठीक समझे। अरे नहीं, लिखो तुम ही। वाह, आजा आजा।
आते हैं हम अभी। बाबूजी को तो बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ा लेती हो तुम, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ अपने पति को बस में रखने का ज्ञान भी सीख लेती ना, तो आज बेचारे बड़के भैया दूसरी औरतों का जूता नहीं पड़ने में व्यस्त होते। ननद जी, हम वो पत्नी नहीं ना जो पति को खूंटे से बांध के रखे, खुला छोड़ दिया है ताकि वो अपना बिजनेस संभाल सके। और जो नजर लगाए बैठे हैं उनकी दाल न गले। जो दाल तुम पका रही हो ना, वो भी हम गलने नहीं देंगे। सूरज केदार सिंह है हम, अतल सिंह के पोते, बंदूक से खेलना शौक है हमारा। सूरज, ये खिलौना नहीं है, गन है ये। जाके पढ़ाई करो अंदर। क्या हुआ वीर? भाभी ये क्या है? असली गन है ये। भैया को बोलिए इसको संदूक वंदूक में छुपा के रखे कहीं। सूरज के हाथ में दी, कहीं चला वाला देता तो हो जाता। तुम तो जानते हो अपने भैया को, हमारी सुनते तो आज तक हमें कोई शिकायत नहीं होती, और उन्हें ना तो परवाह अपने बच्चों की और ना हमारी। रात रात भर गायब रहते हैं, और वो भी पता नहीं किस किस के साथ। वीर, वीर हमें जरूर। एक सेकंड भाभी, हमारा एक जरूरी फोन आ गया। अब याद आई हमारी, अगर हम कॉल ना करते ना तो तुम हमसे मिलने भी नहीं आते। वैसे सब ना सही कहते हैं कि ठाकुरों से बच के ही रहना चाहिए, पता नहीं कब पलटी मार दे। हम उन पलटने वालों में से नहीं है। एक बार लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ जाएं, फिर बनाएंगे तुम्हें अपनी बीवी। लंदन जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नमस्ते दीदी जी, आप यहाँ? हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम कितनी सुंदर हो। जी, हम कुछ समझे नहीं। कोई बात नहीं, जल्दी ही समझा देंगे। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं। अनीता और वीर के रिश्ते का राज जानने वाली ऋचा अटल सिंह के परिवार की पहली और इकलौती सदस्य थी, और अब अनीता की जिंदगी एक ऐसे षड्यंत्र की भेंट चढ़ने वाली थी जिसका फायदा उठाकर ऋचा वो सब करने वाली थी जिसकी उसने हमेशा से चाह की थी। अटल सिंह के परिवार में सिर्फ ऋचा ही नहीं बल्कि और भी कई मौका परस्त लोग थे जिनकी हकीकत परत दर परत सामने आने वाली थी। लेकिन इस परिवार के सदस्यों की अंदरूनी राजनीति इस परिवार की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, जिसका फायदा उठाकर कोई भी इस परिवार में फूट पैदा करके इस परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकता था। वाणी, तुम यहाँ? तुम तो हमसे मिलने आते नहीं, तो सोचा हम ही तुमसे मिलने आ जाए। वाणी, यहाँ कैसे? वीर की आप खींच लें या हमसे मिलने आई हो? भाभी, दोनों ही बातें हैं। वैसे भी आज जो सरप्राइज लेकर हम आए हैं ना, वो आप सबके लिए है। कैसा सरप्राइज? वो सरप्राइज तो पापा ही बताएंगे। भाई साहब,
अब तो आप भी हमारे बिरादरी के हो गए। व्यापार में तो आप हमसे एक कदम पहले से ही आगे थे, अब तो राजनीति में भी आपने हमारा स्थान ले लिया। खाई लीजिए ना। क्या बात कर रहे हो शैलेश सिंह? पार्टी वाले आए थे हमारे पास, बोले पार्टी ज्वाइन कर लो, टिकट दे देंगे। हम समझाए उन्हें, हमारा दोस्त यहाँ से खड़ा है, यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी है, तो बोले आप पार्टी ज्वाइन करो ना करो, टिकट तो हम शैलेश सिंह को नहीं देंगे। टिकट तो अपने घर में ही रहा ना। हाँ, कूटनीतिक जवाब। हम कोई कूटनीतिक बात नहीं कर रहे। देखिए, असल में हम आए हैं आपको समधी बनाने के लिए। समधी? हाँ, हमने सोचा कि वीर और वाणी की शादी कर देते हैं। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ पढ़े हैं। लेकिन अभी वो देखिए, केदार से पहले ही बात हो चुकी है, इसने हरी झंडी दिखाई है तो हम शगुन लेके आ गए। केदार ने तो हमें इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब इसमें बताने जैसा क्या है बाबूजी? वीर और वाणी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। लेकिन भैया हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। वाणी, देखो, बुरा मत मानो, दरअसल वीर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। हमारा मतलब है कि वो अभी लंदन जाके पढ़ाई करना चाहता है। अगर इतनी सी बात है तो इसके लंदन जाने से पहले सगाई कर लेते हैं, लंदन से लौटने के बाद शादी कर लेंगे। आप समझ नहीं रहे, हम नहीं कर सकते शादी। पर क्यों वीर? यानी क्योंकि हम तुमसे प्यार नहीं करते। पापा चलिए यहाँ से, बहुत इंसल्ट हो गई। केदार, जो हमारा तमाशा बनाने के लिए बुलाया था यहाँ पर, ये बात हम भूलेंगे नहीं। जिंदगी भर याद रखेंगे इस अपमान को। इस वक्त क्यों फोन किया? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। फोन पे नहीं बता सकती, तुम अभी के अभी गेस्ट हाउस आ जाओ प्लीज। इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त? एक क्लाइंट के पास। और रखेल को क्लाइंट कब से बुलाने लग गए? जब सब पता है तो पूछ क्यों रही है? पूछे बिना रहा नहीं जाता। बीवी हूं ना। तुम दुनिया की पहली बीवी नहीं जिसकी सौत ना हो। लेकिन जो बाकी बीवियां सहती हैं, हम वो नहीं सहेंगे। हमें खूंटे से बांधने की कोशिश की तो खूंटा हम भी बांध देंगे तुम्हारे लिए। औरत हो, औरत की तरह रहो। ज्यादा मर्दानगी दिखाई ना तो खूंटे के साथ साथ तलवे चाटने की नौबत आ जाएगी। कितनी बार बोले तुमसे, 981 होता है, 18 नहीं होता है। लिखिए उसको फिर से। सूरज, स्वाति, तुम लोग अभी तक यहाँ पे हो? चलो चलो उठो, चलो जल्दी, सोने का टाइम हो गया। चमेली, इनको लेकर जाओ, जल्दी सुला देना। हाँ जल्दी। भाभी, भैया ने यहाँ पे फिर से हाथ उठाया। हम जानते हैं वीर, तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है। हमें सिर्फ आपके लिए बुरा लग रहा है भाभी। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अभी भी हमसे प्यार करते हो। भाभी। भाभी नहीं, सिर्फ रिचा। क्यों वीर, ये पहली बार तो नहीं है। हमसे जो हुआ वो भूल थी। भूल नहीं, प्यार था। लेकिन हम वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते भाभी, इसलिए उस रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो आप ही भूल जाइए। प्लीज वीर, हमें मत रोको। अगर वो गलती थी तो उस गलती को हम बार बार दोहराएंगे। नजरें क्यों झुका ली? अब हमें कोई नहीं देखेगा।
तुम्हारे साथ के लिए हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं। क्यों रोक रहे हो खुद को? हम जानते हैं तुम हमसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने वाणी का रिश्ता ठुकराया ना। ये आपकी गलतफहमी है भाभी। हम किसी और से प्यार करते हैं और हम उसको धोखा नहीं दे सकते। अनीता, मेरी बच्ची क्या हुआ? अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ? अनीता, मेरी बच्ची, अरे मर जाने दो। अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ? अरे मेरी बच्ची। लगता है इसी चुन्नी से गला घोटा गया। ये हमारी बेटी अनीता है। कल शाम से ही हम इसके लिए परेशान थे। कल शाम से लापता थी, कहाँ गई थी? ये अपनी सहेलियों के साथ निकली थी। भाभी, हमने कल आपसे कहा था ना कि हमारे बीच। हम वो नहीं करने आए जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी गांव वाली गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है किसी ने। आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, जो देख कर आए हैं वो बता रहे हैं तुम्हें। ये सच नहीं हो सकता। तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम वहां गए तो पुलिस तुम पर शक करने लगेगी। क्यों करेगी मुझ पर शक, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो? देखो, चुनाव आने वाले हैं। पुलिस और गांव वालों को भनक तक लग गई ना कि जिस लड़की की लाश मिली है उसके बॉयफ्रेंड तुम थे। बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमारे इस संबंध का चुनाव से क्या लेना देना? लेना देना है। संभाल अपने आप को, हम समझ सकते तुम्हारा दर्द। बहुत तकलीफ होती है जब हमें प्यार करने वाला हमारा साथ छोड़ देता। तुमने आखिरी बार अनीता को कब देखा था? शाम को हम थे उसके साथ। साहब, ठाकुर साहब के बंगले से रोज उससे कोई मिलने आता था। कौन आता था? ये हमें नहीं पता साहब, लेकिन हाँ, कल एक बड़ी गाड़ी में कोई उससे मिलने आया था। अच्छा, तुम दोनों जाओ, हमें आने में लेट हो जाएगा, ठीक है? अरे घर जल्दी आ जाना। हाँ, के जो उससे मिलने आया था उसका चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, हम उसका चेहरा नहीं देखे। गाड़ी के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ साहब, एक सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी थी। क्या बात है दरोगा, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, गांव में एक लड़की की हत्या हुई है, उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी। इसकी हत्या और कैसी पूछताछ? दरअसल जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो आखिरी बार इस बंगले की गाड़ी में खेत में देखी गई। हम देखे थे तुम्हें रिश्वत लेते हुए, मानोगे? बाबूजी शांत हो जाइए। नमस्ते, माफ कीजिएगा, बाबूजी को गुस्सा जरा जल्दी आता है। आप लोगों को जो सवाल पूछना आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, गांव की एक लड़की की हत्या हुई है, उसे आखिरी बार इस बंगले की गाड़ी में खेत में देखा गया, तो हमें ये जानना है कि हमारे घर में 7-8 गाड़ियां हैं, 7-8 ड्राइवर हैं,
और कुछ नौकर चाकर हैं। अब मालिक लोग खेत में तो जाएंगे नहीं किसी लड़की से मिलने, तो कोई ड्राइवर ही होगा, गाड़ी लेके गया होगा। आप ठहरिए, हम सबको बुलवा के लाते हैं। बिट्टू, कल तुम में से कौन गाड़ी लेके खेत में गया था? नहीं सर, मैं नहीं गया। सर, अनीता के सहेलियों ने जिस गाड़ी के बारे में बताया था, ये गाड़ी उससे मिलती जुलती है। ये गाड़ी कौन चलाता? नाम क्या है तुम्हारा? बिट्टू। ये गाड़ी तुम चलाते हो? नहीं साहब, हम तो मृदुला मैडम के ड्राइवर हैं, ये वाली कार चलाते हैं। फिर ये गाड़ी कौन चलाता है? वो साहब कोई नहीं चलाता, वो ऐसे ही खड़ी रहती है। खड़ी रहती है तो फिर खेत में कैसे पहुंचे? मालूम नहीं साहब। सर, सबको बहुत पढ़ा के पूछताछ के लिए सामने किया है। गाड़ी जब यहीं खड़ी रहती है तो टायरों पे ताजी मिट्टी कैसे? ये कांड किसी ड्राइवर का नहीं है मिश्रा, किसी फैमिली मेंबर का है, और ये पता करने के लिए कोई और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सर, ये बिट्टू अटल सिंह की बेटी मृदुला का ड्राइवर आपसे कुछ करना चाहता है। सर बोलो। साहब, दरअसल बात यह है कि हम आपको सच इसलिए नहीं बताएं कि अगर हम कुछ बोलते तो मालिक हमारी चमड़ी उधड़वा देते। साहब डरो मत, बैठो, जो कुछ जानते हो साफ साफ बताओ। साहब, आप जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, दरअसल मालिक के बड़े बेटे केदार सिंह खुद ही चलाते हैं, वो किसी को छूने तक नहीं देते। साहब केदार सिंह कल वो खुद ही गया था उस लड़की से मिलने? गाड़ी हम बाहर जाते हुए देखे थे साहब, लेकिन उसके बाद का हमको नहीं पता। जा सकते। दरोगा बाबू, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? आप लोग आने की वजह जान सकते हैं हम? हमें एक गाड़ी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजनी है। क्यों? जिस लड़की का मर्डर हुआ वो लड़की इस गाड़ी में देखी गई। ये गाड़ी वहां कैसे जा सकती है? केदार सिंह को बुलवाइए, हम सब उगलवा लेंगे। क्या उगलवा लेंगे आप? वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। तो कांड करके भाग गए? दरोगा बाबू, हवा में तीर मत छोड़िए, कोई सबूत है तो दिखाइए। सबूत भी मिल जाएंगे। ये गाड़ी हमारे हवाले करो। कैसे आपके हवाले कर दे गाड़ी? कोई कागज पत्री, चिट्ठी पत्री, वारंट लाए? देखिए, सुबह से देख ही तो रहे। चलिए जाइए आप लोग, इससे पहले कि ऊपर से फोन आए और आप लोग मुसीबत में फंस जाएं। निकलिए। नमस्ते। सर, अब एक लड़की की गवाही पे मजिस्ट्रेट गाड़ी उठाने का परमिशन तो देगा नहीं। अब ऐसा क्या सुराग ढूंढे कि केदार सिंह हाथ में आए? कुछ भी हो मिश्रा, इन्वेस्टिगेशन रुकनी नहीं चाहिए। कोई ना कोई सबूत तो जुटाना ही होगा इस केदार सिंह के खिलाफ। चलो। भैया, वो उसका फोन नहीं लग रहा। दिल्ली में मरने किसके पास गया? ये पता नहीं चल पा रहा भैया। फंसवा दिया मैं, फंसवा दिया। बाबूजी। हाँ, दरअसल बोल। वीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बाबूजी, एक मिनट। ये तुम क्या करने जा रहे थे? बाबूजी से भी कुछ मत कहो, वो बहुत गुस्से में। अनीता से तो हम मिलने जाते थे ना, केदार भैया नहीं। हम जानते हैं, पर तुमने उसे मारा तो नहीं ना? और उस लड़की का क्या भरोसा? क्या पता केदार के साथ भी पीठ पीछे चक्कर चला रही है। अनीता ऐसी लड़की नहीं थी। पुलिस कह रही थी कि उसको आखिरी बार केदार की गाड़ी में देखा गया है। अब फोन ही लगाते रहोगे या उस निकम्मे को ढूंढोगे भी? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, पकड़ के लाओ उसे यहाँ। इतना ना बिगड़ो, बेटा है हमारा। हाँ, बहुत महान काम किए है ना ससुरा। आने दो, चरण धो के पिलाएंगे तुम्हें। यहाँ खड़े अब क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। अच्छा, पुलिस वाले को कुछ दे दवा के रफा दफा करवाओ केस, मैं सब चौपट हो जाएगा। जल्दी कर। बाबूजी, अभी तक तो आप अपना सारा बिजनेस बड़के भैया को सौंपने वाले थे। अब समझ में आ रहा है कि वो आपका इज्जत ही नहीं, धंधा भी चौपट कर सकते हैं।
भाभी, कोई केदार भैया से मिलने आया है। क्या बात है? आज कुआ खुद प्यासे की खोज में चला है। हमें केदार से मिलना है, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए, बहुत ही अर्जेंट है। केदार की हर खबर रखने वाली आज खुद केदार को ढूंढ रही है। वैसे क्या राज है आपकी इस तलाश का? हमें उनसे एक बहुत ही अर्जेंट इंटरव्यू के सिलसिले में मिलना है। तो तुम्हारी ये सिलसिले बड़े भाते हैं केदार को। आपको जो भी बोलना है ना वो साफ साफ बोलो। साफ सफाई छोड़ो और केदार से दूर रहो। देखो कहीं हमारा माथा ठनक गया ना तो पछताने की नौबत भी नहीं मिलेगी तुम्हें। आपको कोई गलत फैमिली हो, अनजान बनने का ढोंग तो करो मत हमारे सामने। ये जो घटिया परफ्यूम लगाई है ना तुमने, ये हम रोज सूंघते अपने पति के शरीर पर। और ये जो तुमने लटका रखा है ये उसी इंटरव्यू की फीस होगी जो तुम केदार से लेती हो। देखिए बहुत बोल गई आप। लेकिन तुम ना हमारी जुबान पकड़ सकती हो और ना ही इस घर की बहू बनने का सपना देख सकती। देखो केदार की बीवी तो हम हैं और उसके बच्चों की माँ भी। तुम क्या बन के रह जाओगे? बस रखे। इतना सब जानती हो तो फिर ये भी जानती होगी कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी जगह ना जाने किस किस को दे रखी है। और रहा सवाल हमारा, तो नोट कर लो, वो दिन दूर नहीं जब हम इस घर की बहू और तुम केदार की रखेल तक नहीं रहोगी। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज ना रिले होने से पहले ही स्क्रैप हो जाएगी। श्वेता शुरू से ही ऋचा की आंख का कांटा थी, लेकिन श्वेता को अपने पति केदार की जिंदगी से दूर रख के ऋचा पति पत्नी के रिश्ते को कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी, बल्कि वो तो खुद पति पत्नी के रिश्ते का गला घोंटकर वीर के साथ वो सब कुछ करना चाहती थी जो केदार अब तक उसके साथ करता आया था। कहीं ना कहीं ऋचा को यह भी डर था कि शायद श्वेता इस घर में उसकी जगह ले सकती है, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि केदार पुलिस की नजरों में अनीता मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट था और अचानक से उसका यूं गायब हो जाना इस शक को और पुख्ता कर रहा था। अनीता की हत्या एक ऐसी योजना थी जिसका सबसे ज्यादा फायदा ऋचा को ही होता नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस का ध्यान अभी तक इस समीकरण की तरफ गया नहीं था और ना ही अनीता की हत्या के पीछे रचे गए षड्यंत्र का उन्हें कोई आभास था। मृदुला के ड्राइवर बिट्टू की गवाही के आधार पर उन्हें यही लग रहा था कि अनीता की हत्या के पीछे केदार का हाथ है और अब उन्हें केदार की तलाश थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इस केस में एक नई सनसनी पैदा कर दी। लाश? आइए आइए, ये देखिए। कहाँ लाश? साहब यहीं पर थी साहब, इसी जगह पर। देखिए ना खून भी लगा है। पर लाश गायब कहाँ हो गई? साहब हमें क्या पता साहब, वो तो देखकर हम आपको बुलाने चले गए थे। तारा के चल मारो सर। सर सर ये देखिए आई कार्ड मिला है और इस पर खून भी लगा है। सर ये महेश केदार सिंह के गेस्ट हाउस में नौकर है। ये बता रहा था कि केदार और श्वेता का अफेयर चल रहा है। पता साहब को जो हमको बोला। साहब श्वेता मैडम अक्सर गेस्ट हाउस पे आके रुकती थी और जब भी वो वहाँ रुकती थी तब केदार सर भी उनके साथ रहते थे। कब से चल रहे हैं सर? यही कोई 2 साल से। कहाँ जाने की तैयारी हो रही थी? लेके चलो उसको। चलो छोड़ो मुझे।
और दूर रहकर बात करो। दूर रह के नहीं, अब थाने चल के बात हो। अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर। जानते हो ना हम कौन है? एक नंबर का लड़कीबाज, दारूबाज और अय्याश आदमी है तू। दो मर्डर करके फरार है। सर लेके चल इसको। चल, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो, छोड़ो मुझे। हाँ मिश्रा, ये देखिए सर, श्वेता की डेड बॉडी गाड़ी में जाकर घूम रहा है। श्वेता, ये मैंने नहीं किया। ये हमने कोई अनीता को नहीं मारा और ना ही हमने अपनी श्वेता को मारा है। हम सच बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। हमें फंसाने के लिए वो लाश किसने हमारी डिक्की में रखी, क्यों रखी, हमें कोई जानकारी नहीं है। कौन फंसाना चाहता है तुम्हें? कमी है क्या हमारे दुश्मनों की? और हम क्यों मारेंगे श्वेता को? शादी करना चाहते थे उससे। केदार, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो। तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे, कोई और ही कांड करना चाहते थे। क्यों मारा उसे, बोलो। इंस्पेक्टर, कॉलर पकड़ी हम कुछ नहीं बोले, थप्पड़ मारा हम शांत रहे, लेकिन ये झूठे केस में आप हमें फंसा नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते आप हमें। हमने श्वेता को नहीं मारा, प्यार करते थे उससे, शादी करना चाहते थे। चलो मान लेते नहीं मारा, तो फिर अचानक गायब कहां हो गए थे? हम दिल्ली गए थे, अपनी और श्वेता की शादी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाया मुझे? केदार, I'm pregnant. क्या? ये तो और भी स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मतलब किसी शादीशुदा आदमी की लवर प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो उसकी। आप गलत समझ रहे हैं। हम सच में श्वेता से प्यार करते थे, सच में उससे शादी करना चाहते थे। इसके लिए हम ऋचा को तलाक भी देते, निश्चित देते। 3 दिन से मैं दिल्ली में था। यकीन ना हो तो आप पता कर लीजिए पता। अरे कहा मतलब है बेल नहीं मिल पाई? चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा कपूत जेल में है। कहां छवि बनेगी जनता के सामने हमारी? केदार की गाड़ी से श्वेता की लाश मिली, बेल मिलना मुश्किल। तो क्या हमारे पति जेल में ही रहेंगे? वकील साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे पति को जेल से निकलवाइए। अच्छा ही है जेल में सड़े ससुरा, अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा मत कहिए, आखिर वो हमारा बेटा है ना। अरे पैदा करके पछता रहे हैं हम। सोचे थे बिजनेस उसके मत्थे मड़ के आराम से राजनीति करेंगे, अब लगता है चुनाव लड़ना छोड़ के वापस से बिजनेस संभालना पड़ेगा। सर, हमने केदार सिंह की इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक की है। वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही था और श्वेता से शादी की तैयारी भी कर रहा था। वहां के कई लोगों ने उसके वहां होने की बात कही और मर्डर वाले दिन वो यहां पे नहीं था। सर मिश्रा, अगर केदार ने श्वेता को नहीं मारा तो फिर उसकी गाड़ी में श्वेता की लाश किसने रखी? भैया जी, लोगों को राजनीति में आने के लिए घुटने छिल जाते हैं और आप नामांकन पत्र वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो कहा करें, ये हमारा बिजनेस कौन संभालेगा? अरे मृदुला बिटिया, हाँ, अगर आप चाहें तो ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। तेज तर्रार हैं, बिजनेस अच्छे से संभाल लेंगी। चाचा जी, बिजनेस संभालना कोई मामूली बात तो है नहीं। हमें नहीं लगता मृदुला दीदी ये जिम्मेदारी निभा पाएंगी। अगर आप बिजनेस की बागडोर किसी को सौंपना ही चाहते हैं तो हमें लगता है वीर सबसे सही दावेदार है। उनमें जो काबिलियत है वो केदार जी और मृदुला दीदी में नहीं है। नहीं, वीर नहीं। वैसे भी वो 2 साल के लिए लंदन जा रहा है। पर उन्हें रोका भी तो जा सकता है। बाबू जी, अगर अपने बिजनेस मृदुला दीदी को सौंप दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उनके पति ने कंपनी में जो गबन किया था, हमें नहीं लगता लोग उसे भूले होंगे। सही कह रही हो बहुरिया, समय की मांग है कि वीर को बिजनेस सौंपा जाए। बाबूजी, हम नहीं संभाल पाएंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उसके लिए हम हैं ना, गाइड करेंगे हम। बाबूजी, इतना आसान नहीं हुआ। जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहे हैं, मना मत करो। लेकिन बाबूजी, प्लीज वीर, मान जाओ। ऋचा,
तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, पति के जरिए राज नहीं कर पाई तो अब देवर का इस्तेमाल कर रही हो। हम अपने आप को होशियार समझते नहीं, हम होशियार हैं। अब हम जो करेंगे ना भाभी माँ, वो तुम समझना तो दूर सोच भी नहीं पाओ। ऑल द बेस्ट। माना कि अनीता की मर्डर वाली रात केदार यहीं था, लेकिन वो अनीता से मिलता था या उसके कोई संबंध थे, ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया। लेकिन श्वेता से उसके संबंध थे, पर श्वेता के मर्डर वाले दिन वो दिल्ली में था। फिर बिट्टू ने हमसे झूठ क्यों बोला? इस डबल मर्डर केस की कहानी क्या है? अगर ये दो मर्डर्स दो अलग अलग लोगों ने किए हैं तो वो कौन है? अगर दोनों का हत्यारा एक ही है तो वो कौन है? सर, हमें तो लगता है कि इसमें एक ही आदमी का हाथ है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सर। हो सकता है कि अटल सिंह की विरोधियों की उसके बेटे को फंसाकर उसके चुनावी अभियान में खलल डालने की कोशिश हो। मिश्रा, हो ये भी सकता है कि अपराधी कोई और ही हो और उसने जानबूझकर ये वक्त चुना ताकि हमारी शक की सुई राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ जाए। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं है मिश्रा, इसमें कई और सारे पहलू हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं है। हमने वीर को अपना वारिस बनाने का फैसला किया। बस कुछ कागजी कार्रवाई के बाद कल से वीर हमारे सारे बिजनेस की बागडोर संभालेगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए। अनीता और श्वेता की हत्या को ढाल बनाकर अटल सिंह की ढाल समझे जाने वाले केदार सिंह को जेल भिजवाना दरअसल अटल सिंह को कमजोर बनाने की एक कोशिश थी। पुलिस को इस षड्यंत्र का अंदाजा तो हो गया था, लेकिन अब तक ना तो वो इस षड्यंत्र को रचने वाले का पता लगा पाई थी और ना ही इस षड्यंत्र के असल मकसद की उन्हें कोई भनक लगी थी। आखिर आगे क्या होने वाला था ये हम जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।